हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 50 से। ठीक है, 49 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपी एंड उत्तराखंड जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम सेक्शन वाइज सभी टॉपिक्स को। संपत्ति अंतरण के बाद किराया एवं अन्य लाभों की अदायगी से संबंधित है सेक्शन 50। इसके अनुसार किसी व्यक्ति पर किसी अचल संपत्ति के ऐसे भाट को या लाभों का प्रभार न डाला जा सकेगा जो उसने सद्भावपूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति को दिए हैं जिससे उसने ऐसी संपत्ति का सद्भावपूर्वक धारित कर रखा था, यदि पीछे यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति जिसे ऐसा संदाय किया गया था ऐसे भाट को लाभों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता था। मान लीजिए आप किसी के यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, ठीक, और उसके बाद जो मकान मालिक है वो किसी और को बेच देता है अपना मकान, और उसे जो किराएदार है उसे मालूम नहीं है, तो वो फिर से पुराने वाले मालिक को ही दे देता है। तो यहाँ पर जो किराएदार है उसकी कोई गलती नहीं होगी, उसकी तरफ से संदेह पूर्ण माना जाएगा, और जो उसने संदाय किया है, ठीक है, और जिसको किया है पुराने मालिक को, उसका ये दायित्व होगा कि वह जो न्यू मकान मालिक है उसको वापस कर दे। ठीक, तो सेक्शन 51 है, इसमें त्रुटियुक्त हकों के अंतर्गत सद्भावपूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिव्यक्तियों के हकों का वर्णन किया गया है। तो इस धारा में साम्य व्यवस्था के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्वीकृति दी गई है जिसके अनुसार साम्य का संरक्षण चाहने वाले व्यक्ति को साम्य अनुकूल आचरण करना होगा। तो इस पर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब जो न्यायालय में न्याय मांगने आते हैं तो वो साफ यानी क्लीन हैंड्स के साथ आएंगे, मतलब जो न्याय चाहता है उसे न्याय करना भी होगा। ठीक, तो यदि त्रुटियुक्त हकों के अंतर्गत किसी सद्भावपूर्वक अभिवृद्धि की गई है किसी के द्वारा, तो इसके अनुसार जो इक्विटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही न्याय दिया जाएगा। तो 51 लगभग वही व्यवस्था प्रतिपादित करती है जो मीन प्रॉफिट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स एक्ट 1852 के धारा 2 में दी गई थी। इस धारा के सिद्धांतों की तुलना सन 1885 के बंगाल टीनेंसी एक्ट की धारा 82 में वर्णित व्यवस्था से भी की जा सकती है। अंग्रेजी विधि में भी ऐसी व्यवस्था 1854 ईस्वी के इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड एक्ट 1882 के सेटल्ड लैंड एक्ट में दी गई है। यह धारा वस्तुतः क्वाइट इन आर डी फिटर सोलो कैडेट नामक सिद्धांत का एक अपवाद है। ठीक है, और बंधक संपत्ति पर भी यह धारा लागू नहीं होगी। ठीक, और हम देखते हैं सद्भावना। इस शब्द को जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई कार्य सद्भावना में किया गया माना जाएगा यदि वह ईमानदारी से किया गया हो, यह कार्य चाहे असावधानी पूर्वक किया गया हो या नहीं। ठीक, और नेक्स्ट है, क्या अंतरणकर्ता का आचरण धारा 51 के प्रयोग के लिए देखा जाता है? तो हाँ, देखा जाता है। इसका संबंध आचरण से नहीं है। ठीक, 51 का, इसमें आचरण का कोई मतलब नहीं है। धारा 51 के सिद्धांत का संबंध अंतरणकर्ता के आचरण से नहीं है। अंतरणकर्ता का आचरण यदि असद्भावपूर्वक है तो ऐसी परिस्थिति मुआवजे के लिए मामले को अधिक सबल बनाती है। सिर्फ इतना है। ठीक, और इस पर केस है मदनप्पा वर्सेस चंद्रमा। इसके बाद में उसको न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वामित्व विषयक अपने दोष को भली भांति जानते हुए भी किसी संपत्ति के सुधार में खर्च करता है तो उसे धारा 51 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि असलियत जानने के कारण उसके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के भ्रम या स्वामित्व विषयक भूल की कल्पना संभव नहीं है। ठीक, तो इसमें साफ साफ क्या गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वामित्व विषयक अपने दोष को भलीभांति जानता है और फिर भी किसी संपत्ति के सुधार में खर्च करता है तो उसे धारा 51 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। मतलब जानबूझकर भी तुम वही त्रुटि कर रहे हो, आपको पता है, ठीक, तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस पर समस्या प्रश्न है, क्या पट्टाधारी 51 के लिए अंतरित है? नहीं, पट्टाधारी 51 के लिए अंतरित नहीं है। पट्टी में केवल उपभोग का अधिकार दिया जाता है, संपत्ति का अंतरण नहीं होता। अतः पट्टी में दिया गया हित स्वयं में ही सीमित है। यदि किसी तरह अंतरित को बेदखल करने का प्रयास किया गया है तो उसके पास मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस धारा का लाभ प्रत्येक अंतरित को मिलेगा, चाहे उसको किया गया अंतरण सप्रतिफल के हो या बिना प्रतिफल के। नेक्स्ट केस है नारायण बनाम वसावरप्पा 1956। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 51 की व्याख्या की। उच्चतम न्यायालय के अनुसार 51 केवल साम्य सिद्धांत की विवेचना प्रस्तुत करती है। 51 से न्यायालय को यह अधिकार मिल जाता है कि वह संबंधित पक्षों के बीच न्याय का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, तो प्रतिकर या मुआवजा की मात्रा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों पर अलग अलग निर्भर होगी। तो इसकी मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि बेदखली की तारीख तक कितनी कीमत का सुधार हुआ है।
ठीक। और सुधार का तात्पर्य संपत्ति में कितने मूल्य की वृद्धि हुई है, मतलब कि मान लीजिए जो किसी पार्टी द्वारा कुछ सुधार किया गया तो ये देखा जाएगा कितनी कीमत तक का किया गया है, कितने मूल्य की वृद्धि हुई है। सुधार के बाद में तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद महामंडल कपूर बनाम प्रेम कुमार में प्रतिकर की मात्रा के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई थी। धारा 51 के सिद्धांत समानांतर आंग्ल विधि में इस व्यवस्था की मौन सम्मति द्वारा विबंध कहा जाता है। धारा 51 के अंतर्गत अंतर्गति को सिर्फ मुआवजे का अधिकार है, जबकि अंग्रेजी विधि में अंतर्गति बेदखलकर्ता को बेदखल करने से रोक सकता है और इसी सिद्धांत के आधार पर स्वामित्व का भी दावा कर सकता है। ठीक, तो ये था सेक्शन 51 जो हमने भी देखा। अब हम देखते हैं तो आंग्ल विधि का आधार विबंध है तथा धारा 51 का आधार साम्य का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार साम्य चाहने वाले व्यक्ति को साम्य बरतनी होगी, और विबंध का सिद्धांत बेदखल करने वाले व्यक्ति के आचरण पर ध्यान रखता है, जबकि धारा 51 बेदखल होने वाले व्यक्ति के आचरण पर ध्यान रखता है। तो संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति के अंतरण विधि अधिनियम की धारा 52 में वर्णित है। किसी वाद या कार्यवाही का लंबन धारा 52 के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, और तब तक चलता हुआ समझा जाएगा जब तक उस वाद या कार्यवाही का निपटारा अंतिम आदेश और डिक्री द्वारा न कर दिया गया हो। तो ये कहता है कि कार्यवाही का लंबन कब से प्रारंभ माना जाएगा। लिस्पेंडेंस का सिद्धांत ही बोलते हैं, सेक्शन 52 का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस बोलते हैं इसे। और ये कहता है कि यदि कोई बात चल रहा है तो उस बीच में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन लिस्पेंडेंस का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, विचाराधीन वाद। तो इसका तात्पर्य जब कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है तो विवादग्रस्त संपत्ति तीसरे पक्षकार को अंतरित नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत द्वारा ऐसी संपत्ति के क्रेताओं को आगाह कर दिया जाता है कि उस न्यायालय की डिग्री के माधाधीन रहेगा और मुकदमे के फैसले का प्रभाव क्रेता पर भी पड़ेगा, चाहे उस मुकदमे का पक्षकार उसे बनाया गया हो या नहीं, यदि कोई उसे ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी। लंबित वाद का सिद्धांत कॉमन लॉ के सिद्धांत पर आधारित है, पेंडेंट लाइट निहिल इनोवेटर पर। ठीक है, तो लॉर्ड टर्नर ने बेनामी वर्सेस सेवाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो इस मामले में यह कहा गया कि सिद्धांत विधि तथा साम्य दोनों के समान मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, विधि और साम्य के दोनों के अकॉर्डिंग। तो प्रीवी काउंसिल ने फैयाज हुसैन और मुंशी प्राग नारायण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस वाद में यह कहा गया कि लंबित वाद का सिद्धांत अंतरण को शून्य नहीं करता है, किंतु किसी वाद के पक्षकारों के अधिकारों को उत्तरभावी बना देता है। ठीक है, फैयाज हुसैन से प्राग नारायण भी बता दिया कि शून्य नहीं बल्कि पक्षकारों के अधिकारों को उत्तरभावी बना देता है। सेक्शन 52 के लिए आवश्यक तत्व क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा मेंस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, प्री का तो ही रहा है, क्वेश्चन मेन का भी आपका तैयार हो रहा है, जिसे अच्छे से देखते चलें। तो इसके आवश्यक तत्व में किसी भी न्यायालय में वाद या कार्यवाही लंबित होनी चाहिए, वाद का सक्षम न्यायालय में संस्थित होना चाहिए। ठीक है, प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए, कहाँ पर, कॉम्पिटेंट कोर्ट में। विवादग्रस्त स्थावर संपत्ति का अंतरण वाद के लंबित रहने के दौरान किया गया हो। ठीक है, जो ट्रांसफर है संपत्ति के लंबित रहने के दौरान किया गया हो। अंतरण मुकदमे के पक्षकार द्वारा किया गया हो। अंतरण द्वितीय पक्षकार के किसी हित पर प्रभाव डालता हो। ठीक है, तो अंतरण मुकदमे के या तो पक्षकार को किया गया हो और उसके पक्षकार के किसी हित पर वह प्रभाव डालता हो। ठीक, और यह धारा जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम पहले से जम्मू कश्मीर में लागू होता है, लेकिन ये धारा लागू नहीं होगी। ठीक, और लंबित वाद का सिद्धांत उन्हीं मामलों में लागू होता है जबकि मामला किसी ऐसी अदालत में दायर होना चाहिए जिसे कि दीवानी प्रकृति संबंधी मामले के लिए सक्षम घोषित किया गया और न्यायालय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारतवर्ष की सीमाओं में स्थित हो। ऊंची अदालतों में दायर किया गया मामला प्राधिक कारोबार न्यायालय में ही दायर किया गया माना जाता है, भले ही अवर अथवा नीचे के अदालतों में दायर किया करना उचित था। ठीक है, तो सेक्शन 52 के सिद्धांत का प्रयोग उन सभी कार्यवाहियों में भी होता है जिनका संबंध किसी अचल संपत्ति एवं प्राधिकार न्यायालय से हो, जैसे प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की कार्यवाहियाँ, संरक्षण नियुक्त करने के लिए की गई कार्यवाहियाँ आदि। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश 21 नियम 58, 63 तथा 100 के अंतर्गत की गई संपूर्ण कार्यवाहियों में धारा 52 का सिद्धांत लागू होगा। तो ये आपको याद रखने हैं, सीपीसी का ऑर्डर 21, रूल 58, 63 और 100 के अंतर्गत की गई संपूर्ण कार्यवाहियों में 52 भी लागू होगा। राजस्व विक्रय निष्पादन की कार्यवाहियाँ, अभिदाय के लिए वाद, हक छुपा के वाद आदि में भी यह लागू होगा। ठीक,
कोई मुकदमा यदि पक्षकारों के हाजिर न होने पाने या किसी कारणवश खारिज कर दिया गया है तो 1 माह बाद उसे पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। तो इस बीच वाद चलता हुआ माना जाता है, ठीक, क्योंकि प्रत्यावर्तन की घटना मुकदमे को प्रारंभ से जोड़ देती है तो धारा 52(20) की अवधि में भी लागू होगी। तो बंधक धन के लिए वाद दायर कर देने के बाद किया गया अदालती विक्रय लिस्पेंडेंस से प्रभावित होगा। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें संपत्ति प्रत्यक्षतः निर्दिष्ट वादग्रस्त नहीं मान जाती, जैसे कि मतलब लिस्पेंडेंस पेंडिंग नहीं मान जाती, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, ठीक, भरण पोषण आदि के मामले में। ये इसके एक्सेप्शन है। पूरा मेंस का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, ठीक, और प्री का भी साथ साथ हो ही रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस के मामले में, अकाउंट सूट्स फॉर अकाउंट्स के मामले में, ठीक है। तो रुपये पैसे संबंधित मामले में सीपीसी का आदेश 34 और रूल 6 के अंतर्गत कार्यवाहियाँ, और बंधक पट्टा वादग्रस्त भूमि का विक्रय विनिमय आदि द्वारा किया गया अंतराल लिस्पेंडेंस के सिद्धांत द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। बंधक पट्टा वादग्रस्त भूमि का विक्रय विनिमय आदि में, और न्यायालय के आदेश से होने वाली ऐसी संपत्ति की नीलामी, विमोचन, जब्ती, समर्पण आदि व्यवहार लिस्पेंडेंस से प्रभावित होंगे। कौन कौन से होंगे? नीलामी, जब्ती, समर्पण आदि। और कपटपूर्ण टिकरी व्यपदेशन विक्रय के लिए की गई संविदा, प्रतिवादियों के बीच आपसी बंटवारा आदि में भी लिस्पेंडेंस का सिद्धांत लागू होगा। कहाँ पर? कपटपूर्ण टिकरी व्यपदेशन विक्रय के लिए की गई संविदा, ठीक, और प्रतिवादियों के बीच आपसी बंटवारा, ठीक। तो ये तो दोनों थे जहाँ पर ये लागू होगा, ये हमने देख लिया का ये लागू नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।